हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस पीजीटी केमिस्ट्री के डिपार्टमेंटल एग्जाम के सॉल्यूशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए हैं और इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल होते क्या है। तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से, और फाइल का मतलब क्या है कि लविंग। तो यानी कि ऐसी स्पीशीज जो क्या होती है भाई, इलेक्ट्रॉन लविंग होती है। अब इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा? जिनके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो यानी कि बेसिकली हम इन्हें क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होती हैं। और इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा? जिसके पास क्या होती है भाई, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जिसके पास कमी होगी वही तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि उन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऐसे स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ऐसे क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, ये न्यूक्लियस लविंग होते हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है भाई, एक्सेस होती है। तो ये तो क्या करते हैं, ये तो एक्सेप्ट करते हैं, और ये क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल डोनेट करेंगे, और ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो आपको ये चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और कौन सा नहीं है। तो देखो, इलेक्ट्रोफाइल दो तरीके से हो सकते हैं। या तो उनका क्या हो भाई, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। क्या हो भाई, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। अगर उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ही कंप्लीट नहीं होंगे, यानी कि फुल्ली फिल ही नहीं होगा उनका ऑक्टेट, तो उनके पास क्या है, डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की। और दूसरा क्या है भाई यहाँ पर, या फिर क्या हो सकते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो सकते हैं। जब वैकेंट ऑर्बिटल होंगे तो वो क्या करेगा, तो इस तरह से आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि ऑक्टेट कंप्लीट और वैकेंट ऑर्बिटल देखना है। तो देखो, इन केस ऑफ फर्स्ट यहाँ पर क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। सेकंड भी इलेक्ट्रोफाइल ही होता है, और जो फोर्थ ऑप्शन दिया है यहाँ पर भी वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल ही होता है। जो ये थर्ड ऑप्शन है, देखो इस थर्ड ऑप्शन में क्या है, आपको H3O पॉजिटिव दिया है, हाइड्रोनियम आयन। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बट स्टिल यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है भाई, लोन पेयर होता है। इट इज़ अवेलेबल फॉर डोनेशन, ये डोनेशन के लिए अवेलेबल होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है भाई, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं करता। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3। A Persian blue color is formed during the test of nitrogen from Lysania extract. The blue coloration is obtained because of formation of. ये बोला है कि यहाँ पर एक हमने टेस्ट किया है नाइट्रोजन के लिए, और उसमें आपको क्या मिलता है, एक कंपाउंड मिलता है जिसका कलर कैसा है भाई, ब्लू कलर का। आपको यहाँ पर फाइनली एक प्रोडक्ट मिलता है, कंपाउंड मिलता है। तो ये जो ब्लू कलर का कंपाउंड मिलता है, इसका रीज़न क्या है, इनमें से कौन से कंपाउंड के फॉर्मेशन की वजह से सॉल्यूशन का कलर या फिर कंपाउंड का कलर क्या बन जाता है भाई, ब्लू कलर बन जाता है, पर्शियन ब्लू कलर होता है। तो देखो, इसको करने के लिए आपको पहले क्या है, ये नाइट्रोजन के टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो टेस्ट का नाम दिया है, लैसानिया टेस्ट, ये क्या होता है बेसिकली, ये टेस्ट होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, और साथ में क्या होता है, सल्फर और हैलोजन, यानी कि इनको डिटेक्ट करने के लिए, इन एलिमेंट्स के डिटेक्शन के लिए हम ये टेस्ट को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए बोला है, तो अब हम यहाँ पर नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में टेस्ट देखेंगे और रिएक्शन देखेंगे कि किस तरह से क्या रिएक्शन होती है। सेम इसी पैटर्न में सल्फर के लिए भी होता है और ऐसे ही हैलोजन के लिए होता है। बट हम यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे, नाइट्रोजन, क्योंकि आपको देखो क्वेश्चन में किसके लिए बोला है भाई, नाइट्रोजन के लिए बोला है। तो देखो क्या होता है, स्टार्टिंग में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो प्रेजेंट ही होते हैं। अब नाइट्रोजन के लिए डिटेक्शन टेस्ट है, तो इट मीन्स वहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन भी होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो क्या है देखो कि द कार्बन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन फ्यूजन विद सोडियम मेटल। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, सोडियम मेटल के साथ जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको फ्यूज कर देते हैं। एक छोटी सी ट्यूब लेते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, ये जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो लेते हैं, और यहाँ पर ये सोडियम मेटल का पीस लिया है। तो यहाँ पर क्या होता है, फाइनली ये रिएक्शन करके क्या बना लेता है भाई, सोडियम साइनाइड बना लेता है। इसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, लैसानिया टेस्ट होता है, तो इसे हम साथ साथ क्या बोल सकते हैं, लैसानिया एक्सट्रैक्ट भी बोल देते हैं। अब क्या होगा, ये सॉल्युबल होता है वाटर में, ये जो बना है ना यहाँ पर सोडियम साइनाइड, ये क्या होता है भाई, सॉल्युबल होता है वाटर में। दिस इज कन्वर्टेड इन सोडियम फेरोसाइनाइड। ये जो सोडियम साइनाइड बना है, ये किस में कन्वर्ट होता है भाई, सोडियम फेरोसाइनाइड में कन्वर्ट होता है। किस तरह से, आफ्टर रिएक्शन, यानी कि किसके साथ रिएक्शन करते हैं हम, फेरस सल्फेट के साथ। इस सोडियम साइनाइड की, यानी कि ये जो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट बना है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं फेरस सल्फेट के साथ। और जब आप फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करते हो तो यहाँ पर प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, सोडियम फेरोसाइनाइड। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। सोडियम फेरोसाइनाइड का क्या होता है भाई, Na4FeCN6, और साइड में जो साइड प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, सोडियम सल्फेट Na2SO4।
अब क्या हुआ है देखो, नेक्स्ट फिर हम फर्दर रिएक्शन कराते हैं। क्या होता है देखो, फेरिक आयंस जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। इसी रिएक्शन के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पर फेरिक आयंस भी बनते हैं। देखो फेरस आयन क्या हो जाएंगे, Fe+2। यहाँ पर क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस फेरिक आयंस भी प्रोड्यूस होते हैं और ये रिएक्ट कर जाते हैं इसके साथ, ठीक है। इस फेरोसाइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बना लेते हैं। यहाँ पर क्या बन रहा था, फेरसाइनाइड बन रहा था, यहाँ पर क्या बन जाएगा, फेरिक फेरोसाइनाइड। तो यहाँ पर ये इस Fe+3 आयन की वजह से इसने बना लिया फेरिक फेरोसाइनाइड। और यही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, दिस कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलरेशन कंपाउंड। यानी कि यहाँ पर ब्लू कलर की पीपीटी बन जाती है और इसी से डिटेक्ट होता है यही ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट करता है या फिर क्या शो करता है कि यहाँ पर क्या है भाई, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ये टेस्ट आपको ध्यान रखना है अच्छे से। और ये सेम इसी तरह से हम किसके लिए टेस्ट करते हैं, ये सल्फर के लिए भी यूज करते हैं और हैलोजन के लिए भी करते हैं। यहाँ पर जो है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के प्लेस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर सल्फर और ये हैलोजन आ जाता है। तो देखो उसने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है यहाँ पर कि जो ब्लू कलर का कंपाउंड होता है वो कौन सा होता है। तो जो ब्लू कलर का कंपाउंड बन रहा था फेरिक फेरोसाइनाइड, ये क्या है देखो, Fe4 FeCN6 और 3 इसका क्या है पूरे का 3 टाइम्स है। तो यहाँ पर देखो ये कौन से ऑप्शन में दिया है, ये आपको दिया है ऑप्शन नंबर 2 में। अब देखो यहाँ पर और किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको ऑप्शन दे देगा और ये पूछ लेगा कि लसैनिया टेस्ट कौन से एलिमेंट्स के डिटेक्शन के लिए होता है। तो ये मैंने अभी बताया आपको, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन के लिए होता है। और क्या पूछ सकता है कि यहाँ पर पहले जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, पहले क्या बन रहा था, फेरोसाइनाइड बन रहा था ना। ये देखो ये पहले क्या बन रहा था भाई, यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बन रहा था ये क्या था, सोडियम फेरोसाइनाइड था। तो यानी कि ये पूछा जा सकता है आपसे। फिर ये पूछ सकते हैं कि किसके साथ ये रिएक्शन करता है या फिर कौन से आयन के साथ रिएक्शन करने पर ये ब्लू कलर का कंपाउंड आपको ब्लू कलर की पीपीटी मिलती है। तो वो कौन से आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं भाई, Fe+3 फेरिक आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक टेस्ट से देखो कई तरह से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट एरोमेटिक। देखो यहाँ पर आपको 4 ये कंपाउंड्स दिए हैं और इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता है। तो देखो एरोमेटिक होने के लिए हम कैसे चेक करते हैं, एक तो कंपाउंड शुड बी प्लानर। कंपाउंड क्या होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए और उसमें क्या है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे क्या होने चाहिए भाई, डबल बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। यानी कि लोन पेयर के साथ शिफ्टिंग या फिर जो भी हम करते हैं वो ऑल्टरनेट पोजीशन पे होनी चाहिए। कंजुगेशन सिस्टम होना चाहिए बेसिकली। और साथ में हम क्या देखते हैं, प्लानर ये एरोमेटिक होने के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, ये वाले रूल को क्या करना चाहिए भी, फॉलो करना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है तो इट मीन्स वो एरोमेटिक कंपाउंड है। और अगर वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता है तो यानी कि 4n+2 रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो यही अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि कौन से कंपाउंड पे 4n+2 रूल फॉलो होता है। तो देखो इसमें तो होगा, यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है और जब यहाँ पर आप n की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो यहाँ पर देखो क्या है, 4n+2। यहाँ पर जब आपने n की वैल्यू को 1 पुट किया तो ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू मतलब इस तरह से 1+2, ये कितना आ गया 6। तो यहाँ पर देखो 6 इलेक्ट्रॉन का 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये करेक्ट है, ये एरोमेटिक बनेगा। इसी तरह से ये भी फॉलो करता है, इसके लिए भी n की वैल्यू क्या आएगी, ये जो n की वैल्यू होती है क्या होते हैं भाई, हक्कल नंबर होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, हक्कल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर भी n की वैल्यू 1 है और यहाँ पर भी 6 आंसर आएगा। जो देखो ये ऑप्शन नंबर 3 है, इसमें देखो क्या है, एक तो ये क्या है, कंजुगेशन में सिस्टम नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और ये 2 क्या आ गए, सिंगल बॉन्ड आ गए और यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और प्लस में क्या है, यहाँ पर देखो जब आप ये 4n+2 रूल के अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट करके देखते हो तो यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, ये और ये। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि कितने डबल बॉन्ड है, यहाँ पर 2 है तो यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगा ये। तो ये 4n+2 में नहीं फिट बैठता, इसके अकॉर्डिंग ये नहीं बनेगा। 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। और इसमें क्या आएगा भाई, जब हम n की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, यानी कि यहाँ पर जब हक्कल नंबर क्या होगा, 0 होगा, तो ये भी यहाँ पर देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगा। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये एक डबल बॉन्ड है ना, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। तो यहाँ पर जो नॉट एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा वो क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज विल गिव अ पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट। यहाँ पर देखो आपसे ये पूछा है, 4 कंपाउंड्स ही हैं और इसमें से ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंपाउंड, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड फैलिंग टेस्ट देता है। पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट का मतलब क्या है कि जो फैलिंग टेस्ट को देगा। तो फर्स्ट आपको दिया है बेंजल्डिहाइड, सेकंड दिया है आपको फ्रक्टोज, थर्ड ऑप्शन आपको दिया है एसीटोफिनोन एंड फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है सैलिसल्डिहाइड। तो सबसे पहले तो अब हम ये देखते हैं कि फैलिंग जो टेस्ट होता है ये कौन से कंपाउंड्स देते हैं। तो देखो फैलिंग टेस्ट कौन देते हैं, अल्डिहाइड्स देते हैं और साथ में क्या है, अल्डिहाइड भी कैसे देते हैं भाई, एलिफेटिक अल्डिहाइड्स देते हैं। कैसे अल्डिहाइड, एलिफेटिक अल्डिहाइड्स देते हैं और साथ में अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी देते हैं।
जो फेलिंग टेस्ट होते हैं, एक तो वो एलिफेटिक अल्डिहाइड कंपाउंड्स देते हैं और साथ में अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड भी देते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड क्यों देते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है भई, कीटोइनॉल फॉर्म बन सकती है। क्या बन जाती है यहाँ पर? कीटोइनॉल फॉर्म बन जाती है बाय द टोटोमेराइज़ेशन। टोटोमेराइज़ेशन क्या होता है? एक टाइप का आइसोमेराइज़ेशन होता है, तो ये कीटोइनॉल फॉर्मेशन की वजह से ये जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड होते हैं, ये भी इस फेलिंग टेस्ट को देते हैं। और यहाँ पर देखो ये होता क्या है, अब फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, फेलिंग रिएजेंट क्या होते हैं, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो देखो क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है ना, वो बेसिकली 2 सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है। एक फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है और एक फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है। अब कई बार क्वेश्चन में वो ये भी पूछ लेता है कि फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है और फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है। ए क्या है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और बी क्या होता है? दैट इज़ अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या है भई ये? अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, ये जो बनता है ना यहाँ पर, ये अल्कलाइन सॉल्यूशन इसका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का, वो स्ट्रक्चर ये है और इसे साथ-साथ हम क्या बोलते हैं? रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं। अब होता क्या है देखो, ये जो कॉपर सल्फेट है और जो इसका अल्कलाइन सॉल्यूशन है, इन दोनों को मिक्स करेंगे और इन दोनों को मिक्स करके यहाँ पर देखो क्या बन जाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना, सोडियम सल्फेट बन गया। अब ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ये क्या करते हैं, ये हीट होगा तो ये यहाँ से क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस में वाटर बन जाएगा। अब ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है, इस टार्ट ये जो रोशेल सॉल्ट है, इसके साथ रिएक्शन करता है और यहाँ पर हीट करके क्या बन जाता है, डीप ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, दैट इज फेलिंग सॉल्यूशन। तो फाइनली जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है, यानी कि इन दोनों को मिक्स करने के बाद, यहाँ पर तो देखो ये क्या बता रखा है कि ए और बी को मिक्स करने के बाद फेलिंग सॉल्यूशन बनता है। तो ये तो यहाँ पर ये क्या दिखा रखे, स्टेप्स दिखा रखे कि किस तरह से रिएक्शन होती है। बट जो कंपाउंड बनता है, आपने देखा होगा कि फेलिंग सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो वो ये फॉर्मूला होता है उस कंपाउंड का, CuOO, और यहाँ पर ये क्या है, CH और CONA और ये COK। अब ये जो डीप कलर का ये कंपाउंड होता है, डीप ब्लू कलर का, इसकी हम रिएक्शन कराते हैं अल्डिहाइड के साथ, अल्डिहाइड में ऐड करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ये क्या करता है, एसिड बना लेता है, यानी कि जो भी अल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन हो गया और उसने क्या बना लिया, एसिड बना लिया। ये तो बन गया एसिड और यहाँ पर जो एक कॉपर था, ये कॉपर किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर ऑक्साइड में, Cu2O में, और इसका कलर अब ब्लू से कैसा बन जाता है भाई, रेड बन जाता है। तो दिस रेड पीपीटी शोज द प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि यहाँ पर यही शो करता है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है भी, अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अगर ये कलर चेंज नहीं होता है, इट मीन्स नेगेटिव टेस्ट होता है, कोई अल्डिहाइड कंपाउंड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। बट अगर ये कलर ब्लू से क्या हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है, इट मीन्स यहाँ पर ये क्या करता है, शो भाई पॉजिटिव टेस्ट शो करता है। तो यहाँ पर देखो, अब जब आप ये ऑप्शन देखोगे तो फर्स्ट तो देखो क्या है, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड तो आपको पता ही है क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ये जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि फेलिंग टेस्ट जो होता है वो कौन देते हैं अभी, एलिफेटिक कंपाउंड्स देते हैं। तो देखो ये ऑप्शन तो कट हो जाएगा। एसिटोफिनोन भी कट हो जाएगा, क्योंकि एसिटोफिनोन क्या होता है देखो, इस तरह से एक ये फिनाइल रिंग होती है और COCH3, ठीक है, ये क्या होता है, एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर भी ये बेंजीन रिंग आ गई, तो ये भी इसको नहीं देता है। फिर है नेक्स्ट सैलिसल्डिहाइड। तो सैलिसल्डिहाइड भी आपको पता है, ये भी यहाँ पर क्या है भाई, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, तो ये भी रिएक्शन नहीं करता है। तो देखो एक ही ऑप्शन बचा है जो इसका राइट आंसर आएगा, वो क्या है भाई, ऑप्शन नंबर 2, फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज में भी देखो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये तो आपको पता ही होगा कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में क्या होता है, अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, CHO। और जो फ्रक्टोज होता है, इसमें सेकंड कार्बन एटम पे, अगर जब आप फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखते हो तो यहाँ पर क्या होता है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। बट यहाँ पर क्या होता है, ये जो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ये कीटोइनॉल फॉर्म में कीटोइनॉल फॉर्म में जा सकता है। ये आइसोमेराइजेशन करता है, यानी कि टोटोमेराइजेशन स्ट्रक्चर की वजह से, टोटोमेराइजेशन प्रोसेस की वजह से यहाँ पर कीटोइनॉल फॉर्म बन जाती है, जिसकी वजह से क्या है भाई, ये पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर देखो आपको दो सीक्वेंस में, यानी कि दो स्टेप में आपको रिएक्शन दी हुई है और यहाँ पर आपको फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि दैट इज C, आपको C आइडेंटिफाई करना है कि C क्या बनेगा। तो देखो किस तरह से रिएक्शन होगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन है और फिर हैलोअल्केन के साथ रिएक्शन है। ये दोनों ही चैप्टर हमने हैलोअल्केन और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो ये रिएक्शंस होती हैं, ये हमने डिस्कस की हुई है। तो देखो यहाँ पर ये किस तरह से रिएक्शन होगी, यहाँ पर ये क्या दिया है, देखो आपको प्रोपाइन दिया है, ये क्या है भाई, अल्काइन है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज अल्काइन। अब जब अल्काइन रिएक्शन करता है किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है भाई, CH3 MgBr।
आपको पता है यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम होता है, ये मेटल है, इसके ऊपर क्या होता है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है और ये जो कार्बन होता है ये क्या होता है भाई स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज होता है। इस वाले कार्बन पे देखो यहाँ पर क्या होगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा और ये हाइड्रोजन क्या होगा स्लाइटली पॉजिटिव होगा। क्योंकि क्या होता है इसे हम क्या बोलते हैं अल्काइन के अंदर जो ये हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है टर्मिनल हाइड्रोजन इसे हम क्या बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन होता है। इट मीन्स क्या है ये H पॉजिटिव आयन है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा अब ये वाले कार्बन पे क्या है नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है यहाँ पर ये जो पार्ट है ये मैग्नीशियम वाला यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो पार्ट है ये इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ पर ये CH3 पे क्या है नेगेटिव चार्ज है और ये हाइड्रोजन क्या है पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बनेगा यहाँ पर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और फिर यहाँ पर ये C इस कार्बन के साथ क्या आएगा ये पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन आएगा तो ये क्या आ गया CmgBr और प्लस में यहाँ पर देखो ये क्या आ जाएगा CH3 और ये हाइड्रोजन क्या बन गया यहाँ पर CH4 तो यहाँ पर ये क्या बन गया मीथेन बन गया। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो A प्लस बी बोला है तो यानी कि A तो बन गया ये और B क्या बन गया यहाँ पर ये मीथेन बन गया। अब देखो सेकंड स्टेप में उसने क्या बोला है तो देखो यहाँ पर ये जो ए कंपाउंड है इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करनी है ये देखो क्या है हेलो अल्केन है ये यहाँ पर क्या है क्लोरोइथेन है क्योंकि 2 कार्बन का कंपाउंड है तो देखो इसकी रिएक्शन जब हम क्लोरोइथेन के साथ करेंगे दैट इज C2। अब मैं इसे इस तरह से लिख देती हूँ ठीक है C2H5Cl। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा आपने पढ़ा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब भी रिएक्शन करते हैं तो जिस भी एटम के ऊपर या फिर जिस भी एलिमेंट के ऊपर ये क्या होता है जिस भी कार्बन के ऊपर क्या होता है ये MgBr पार्ट जाता है ये क्या होता है पूरा का पूरा बाद में एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बन जाएगा देखो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर ये रिएक्शन करके CH3C ट्रिपल बॉन्ड और ये वाला कार्बन एज इट इज और यहाँ पर ये क्या है ये बॉन्ड बना लेगा C2H5 और प्लस में ये क्या बन जाएगा भाई MgBrCl। ये यहाँ पर क्या बन गया अभी MgBrCl। अब देखो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना है अब इसका अगर हम नॉमेनक्लेचर करें तो क्या हो जाएगा भाई इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा ट्रिपल बॉन्ड आएगा 3 और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 4 5 क्योंकि ये क्या लिखा है C2H5 लिखा है ना। तो अब इसका अगर नॉमेनक्लेचर करते हैं तो क्या बन जाएगा 5 कार्बन की चेन है और सेकंड पोजीशन पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड आया है तो ये क्या बन जाएगा पेंट टू आइन। आइन क्यों यूज़ किया है क्योंकि जब भी ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसके लिए जो हम सफिक्स यूज़ करते हैं वो क्या होता है आइन होता है। डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है भाई ईन होता है तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा पेन टू आइन। बट यहाँ पर आपको इसका नाम ना देकर क्या दिया हुआ है स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि कौन सा कंपाउंड बनेगा तो यहाँ पर देखो बिल्कुल क्लियरली आपको शो हो रहा है प्रोपेन तो बनेगा ही नहीं 5 कार्बन का कंपाउंड कोई बन ही नहीं रहा है ना ही ब्यूटेन बनेगा। अब इन दोनों में से आपको देखो यहाँ पर भी ये वाला जो कंपाउंड दिया है इसमें भी 4 ही कार्बन है ये भी नहीं आएगा तो एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर 3। ये देखो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और फिर C2H5 यानी कि पेंटुआइन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम यहाँ पर बेयर रिएजेंट टेस्ट इज गिवन बाय। देखो बेयर टेस्ट कौन देता है सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेयर रिएजेंट होता क्या है तो ये क्या होता है अल्कलाइन KMnO4 का सॉल्यूशन जो होता है दैट इज पर्पल कलर ये पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है ठीक है और इसको हम यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ अनसेचुरेशन कंपाउंड यानी कि अनसेचुरेशन का पता करने के लिए अल्कलाइन KMnO4 का हम यूज करते हैं दैट इज KMN ये बेयर रिएजेंट और इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं बेयर्स टेस्ट बोलते हैं। अनसैचुरेशन में क्या होता है यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है ये एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जो बेंजीन रिंग वाले डबल बॉन्ड होते हैं ना ये जिस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड के होते हैं इनको ये ऑक्सीडाइज नहीं करता है यानी कि इनको ये सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं करता है। जो क्या रहते हैं कार्बन कार्बन यानी कि एलिफेटिक वाले ही रहेंगे यानी कि एरोमेटिक वाले नहीं रहेंगे। इसका रीज़न क्या होता है देखो यहाँ पर ये वाले जो डबल बॉन्ड रहते हैं रिंग के अंदर ये कैसे होते हैं भाई डीलोकेलाइज होते हैं यानी कि पूरे रिंग के अंदर क्या होते हैं सर्कुलेट होते रहते हैं। बट जब आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखते हो तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कैसी होती है लोकेलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो इस वजह से ये तो क्या होते हैं अनसेचुरेशन से यानी कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं सिंगल बॉन्ड में हो जाते हैं। बट एरोमेटिक कंपाउंड वाले यानी कि बेंजीन रिंग वाले नहीं होते हैं। तो देखो ये तो क्वेश्चन जो है ऑप्शन से ही हो जाएगा। फर्स्ट आपको दिया है एसिटोफिनोन तो एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर क्या होता है देखो ये इस तरह से होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि इन वाले इन पे
कंपाउंड्स पे यानी कि इन वाले डबल बॉन्ड पे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, तो ये तो आएगा नहीं। फिर एंथ्रासीन दिया, तो एंथ्रासीन क्या होती है, इस तरह से ये 3 बेंज़ीन रिंग होती है, तो यहाँ पर भी देखो ये कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड आपको दिया है एसीटोन, तो एसीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर भी कोई कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपके पास बच गया, यानी कि 3 ऑप्शन अगर आपने एलिमिनेट कर दिया, तो फिर राइट आंसर क्या बचेगा भई, फोर्थ ऑप्शन सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखो कैसे होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या होता है, यहाँ पर देखो ये फिनाइल रिंग होती है और इसके साथ क्या होता है CH और डबल बॉन्ड, फिर क्या होता है CH और यहाँ पर ये कौन-सा ग्रुप लगा होता है CHO। तो दैट स्ट्रक्चर इज़ द सिनेमल्डिहाइड, ये सिनेमल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है। तो यही क्या करता है अभी बेयर टेस्ट को देता है, ये वाला जो कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड होता है ना, इसको ये किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है और यहाँ पर क्या आ जाता है OH ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों पोजीशन पे क्या है भई OH ग्रुप आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स नियोप्रीन। यहाँ पर देखो आपसे क्या पूछा है, नियोप्रीन का स्ट्रक्चर पूछा है और ये जो क्वेश्चन है पॉलीमर चैप्टर से है। तो अब ये देखो नियोप्रीन क्या होता है, यहाँ पर ये पॉलीमर होता है। अब इसका जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है भाई, क्लोरोप्रीन होती है। क्या होती है भाई, क्लोरोप्रीन होती है। तो क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो इस तरह से होता है, ये CH2 डबल बॉन्ड C और फिर ये क्लोरीन, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। तो यानी कि अगर इसका नॉमेनक्लेचर करें तो ये क्या होता है, देखो 1 2 3 4 2 पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन ग्रुप लगा है, तो 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइईन, क्योंकि 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है। पॉलीमराइजेशन करेंगे तो पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं और सिंगल बॉन्ड के प्लेस पे क्या आता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 C और यहाँ पर ये Cl, यहाँ पर क्या था सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड और फिर ये CH2 और ये क्या करते हैं, चेन को इस तरह से कट करके लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये इस तरह से कंटिन्यूअस है ये चेन। ठीक है, तो ये क्या है, देखो नियोप्रीन है। अब ये क्या है, यहाँ पर ये पॉलीमर बन गया इसका और इसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या थी भाई, क्लोरोप्रीन थी, 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइन। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन वैसे अगर किसी को अच्छे से नहीं भी पता ना कि क्या स्ट्रक्चर होता है, अगर थोड़ा सा भी आइडिया है कि इसका जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्लोरोप्रीन होती है, तो उसी से हो जाएगा ये। क्योंकि देखो क्लोरीन सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर में दिया है आपको, ऑप्शन नंबर 2 में। इसमें कोई क्लोरीन नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो यही क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इन हिंसबर्ग टेस्ट फॉर अमीन्स द रिएक्शन टाइप इज। यहाँ पर देखो अमीन्स के लिए हिंसबर्ग टेस्ट किया है, अमीन्स के लिए क्या किया है भाई, अमीन्स के डिटेक्शन के लिए हिंसबर्ग टेस्ट होता है फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। तो अब ये जो टेस्ट होता है ना, ये कौन से टाइप की रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन होती है या फिर रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर मैं इसका आपको आंसर बता देती हूँ और फिर इस रिएक्शन को एक बार डिस्कस करते हैं। तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन होती है भाई, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब देखो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि ये टेस्ट होता क्या है। तो हिंसबर्ग टेस्ट सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, देखो क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी क्या क्या है। ये पूछा जा सकता है कि हिंसबर्ग टेस्ट किसके लिए होता है, तो किसके लिए होता है, फॉर डिटेक्शन अमीन्स। अब कौन से अमीन्स को डिस्टिंग्विश करता है, तीनों को ही, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों ही अमीन्स को क्या कर सकता है, ये डिस्टिंग्विश कर सकता है। जो टर्शरी अमीन होते हैं वो तो ये रिएक्शन को शो ही नहीं करते हैं, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी करते हैं। अब देखो रिएक्शन किस तरह से होती है, प्राइमरी अमीन क्या होता है R, यानी कि यहाँ पर ये कोई भी अल्काइल पार्ट और ये NH2, दैट इज यानी कि जो भी नाइट्रोजन होता है अगर उसके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक अल्काइल पार्ट होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमीन बोलते हैं। तो जब भी प्राइमरी अमीन, अब देखो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि हिंसबर्ग रिएजेंट कौन सा होता है, तो हिंसबर्ग रिएजेंट कौन सा होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, या फिर ये आपको इसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जो प्राइमरी अमीन है ये क्या करेगा, इस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके क्या करेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन, यहाँ से ये क्लोरीन क्या है, एज ए HCl मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा भाई, देखो ये रिंग आ गई, यहाँ पर ये सल्फर के दोनों डबल बॉन्ड आ गए, फिर यहाँ पर ये क्या है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है ना, तो यहाँ पर ये क्या है, NHR। तो ये जो प्रोडक्ट बनाए इसे हम क्या बोलते हैं, एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। और ये वाला जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पर, ये क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है। और जब हम इसको एक्वस NaOH के अंदर डालते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं इसको, तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर एलिमिनेट हो जाता है, वाटर क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ पर ये क्या बन जाता है, सल्फोनामाइड का सॉल्ट बन जाता है। बेसिकली आपको सिर्फ ये, अगर आपने इतना ध्यान रख लिया कि इसके साथ रिएक्शन कराया, HCl एलिमिनेट हुआ और NaOH क्या क्या करता है भाई, इसको सोल्यूबल बना देता है, तो ये यहाँ से भी मतलब इतने से ही इनफ है ये टेस्ट, अगर आगे आप ये प्रोडक्ट भी ध्यान नहीं रखते हो तो इसमें ध्यान रखना है। इसके पास क्या होता है, ये एसिडिक इन नेचर होता है,
ये क्या है भई, यहाँ पर देखो एसिडिक इन नेचर है। यहाँ क्यों होता है ये एसिडिक इन नेचर? क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एसिडिक इन नेचर होता है। इसलिए हम यहाँ पर ये क्या करते हैं, बेस ऐड करते हैं टू न्यूट्रलाइज़। इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए फिर आपको ये पता ही है, एसिड प्लस बेस जब भी रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, सोल्ट बनाते हैं, जो कि यहाँ पर ये बन रहा है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पर कि सेकेंडरी अमीन किस तरह से रिएक्शन देगा। तो देखो ये सेकेंडरी अमीन है, तो सेकेंडरी अमीन क्या होता है, ये जो मैंने अभी आपको बताया था RNH2 कि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो इस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अब यहाँ पर क्या हो गया, एक और अल्काइल पार्ट आ जाता है इस तरह से, ठीक है? और यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन बच जाता है। तो ये कौन से टाइप की अमीन बन जाती है भई, ये सेकेंडरी अमीन होती है। तो सेकेंडरी अमीन जब रिएक्शन करता है इस हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ या फिर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, तो सेम वही होगा यहाँ पर भी। यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन क्या है, एज ए HCl मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, देखो अब नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, 2 अल्काइल पार्ट आ गए ना, तो ये क्या बन जाएगा, NN डाई अल्काइल, क्योंकि 2 टाइम्स है डाई अल्काइल, फिर ये क्या है, बेंजीन है और ये क्या है, सल्फोनामाइड। तो ये इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा भी, NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब ये जो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना है, ये देखो ये इनसॉल्युबल होता है NaOH में, ये इनसॉल्युबल तो हो गई। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर वाले जो यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा था उसमें क्या था, NH, एक हाइड्रोजन अवेलेबल था जिसकी वजह से वो एसिडिक इन नेचर था। यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। तो जब इसको बेस में ऐड करेंगे तो क्या है, ये इनसॉल्युबल बनेगा। वहाँ पर वो क्या कर रहा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को शो कर रहा था। तो ये क्या होता है भई, इनसॉल्युबल होता है और यहाँ पर ये क्या है, कोई सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं करता है। इट मीन्स ये यहाँ पर क्या करता है, नो रिएक्शन शो करेगा। इस स्टेप में, थर्ड स्टेप में, यानी कि जब हम ये NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। नेक्स्ट देखो अब यहाँ पर टर्शियरी अमीन लिया, तो टर्शियरी अमीन का मतलब क्या है कि जो अब हम यहाँ पर RNH2 ले रहे थे, इन दोनों हाइड्रोजन के प्लेस पे क्या है भई, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास अल्काइल पार्टी आ गए, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर टर्शियरी अमीन बन जाएगा। तो टर्शियरी अमीन की जब हम रिएक्शन कराते हैं इस हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ या फिर आप बोल सकते हो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, ठीक है? तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये एसिड बना लेता है। क्या करता है, ये सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना लेता है, व्हिच इज़ इनसॉल्युबल। ये इनसॉल्युबल होता है किसके अंदर, बेस में, बट सॉल्युबल होता है एसिड में। तो देखो ऐसी तो कोई रिएक्शन ऊपर दोनों ने शो ही नहीं की थी, यानी कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सल्फोनामाइड ही नहीं बना रहा है। देखो फर्स्ट और सेकंड में, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों क्या कर रहे थे, सल्फोनामाइड बना रहे थे, प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन। बट टर्शियरी अमीन तो यहाँ पर सल्फोनामाइड ही नहीं बना रहा है। तो यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हो डायरेक्ट, यानी कि जब आपने ये ऐड किया तो यहाँ पर ये क्या है, नो रिएक्शन, यानी कि ये तो यहीं पे नो रिएक्शन शो करता है। सेकेंडरी अमीन तो यहाँ पर NaOH ऐड करने के बाद नो रिएक्शन शो कर रहा था। ये फर्स्ट स्टेप में ही हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ही नो रिएक्शन शो करता है। तो ये आपको टेस्ट ध्यान रखना है। इसमें ये प्रोडक्ट क्या बनता है ये ध्यान रखना है। आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये एसिडिक इन नेचर क्यों होता है? तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसके पास एक हाइड्रोजन अवेलेबल होती है और जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसमें बेसिकली होता क्या है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आकर वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? अभी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर, अमंगस्ट द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। अब देखो यहाँ पर आपको ये कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, मैं आपको एक बार ये शो करती हूँ। ये देखो कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, आई होप ये विजिबल हो। और इसमें से आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तो देखो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस मीज़ोमेरिक इफेक्ट, यानी कि जो ग्रुप क्या करते हैं, पॉजिटिव M इफेक्ट दिखाते हैं, प्लस M इफेक्ट दिखाते हैं। जितना प्लस M इफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, और जो भी ग्रुप्स क्या करते हैं, माइनस M इफेक्ट शो करते हैं, माइनस मीज़ोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं, वो क्या होते हैं, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इसको सिंपली आप कैसे ध्यान रख सकते हो कि प्लस M इफेक्ट वो शो करेंगे जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, और माइनस M इफेक्ट वो ग्रुप शो करते हैं जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, इन स्ट्रक्चर्स में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देख लो, उसी से ये पता लग जाएगा। तो देखो फर्स्ट जो कंपाउंड दिया है आपको, ये वाला, इसके अंदर देखो यहाँ पर ये क्या है, NH2 लगा है। तो NH2 जो होता है ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, ये प्लस M इफेक्ट शो करता है। इस पे तो देखो कोई ग्रुप ही नहीं लगा है। यहाँ पर देखो NO2, NO2 क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पर ये माइनस M इफेक्ट शो करेगा। और यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप लगा है ये भी क्या करता है भाई, माइनस इफेक्ट शो करता है। तो अब देखो माइनस M वाले तो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि माइनस M इफेक्ट वाले मैंने क्या बताया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए।
बट उसने लेस नहीं पूछा है, क्या पूछा है? मोस्ट स्टेबल। तो मोस्ट स्टेबल तो किससे आएगा? जो जितना ज़्यादा क्या करेगा? प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, और वो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये दोनों ऑप्शन तो देखो क्या हो जाएँगे? कट हो जाएँगे। अब बचा है यहाँ पर आंसर कौन-सा? फर्स्ट और सेकंड। तो देखो सेकंड ऑप्शन में कोई भी ग्रुप नहीं लगा है, कोई भी ग्रुप नहीं लगा है, बट यहाँ पर क्या है? एक CH2 ये सॉरी NH2 ग्रुप लगा है, तो इस NH2 ग्रुप की वजह से यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से क्या है अभी ये कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा? ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा अभी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर देखो आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है, और ये रिएक्शन इजी है। ये इस तरह की रिएक्शन हमने अपने प्रैक्टिस सेट में की हुई है। तो देखो फर्स्ट आपको क्या दिया है? क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब आप करते हो एक्वस NaOH के साथ एट 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 570 केल्विन टेम्परेचर पे, तो आपको पता है यहाँ पर ये क्या करता है अभी? सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनाता है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट स्टेप में यानी कि यहाँ पर ये जो X बनेगा ये क्या बन जाएगा? ONA, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, यानी कि ONA यहाँ से HCl इस तरह से एलिमिनेट हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हो आप? हाइड्रोलिसिस कर रहे हो। तो जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इस सोडियम फिनॉक्साइड का, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन जाता है भाई? फिनोल बन जाता है, यानी कि इस NA के प्लेस पे क्या आ जाता है भाई? यहाँ पर H आ जाता है, तो ये क्या बन गया? फिनोल बन गया। तो यानी कि ये Y हो गया, ये X है। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है यहाँ पर? तो यहाँ पर ये जो Y बना है इसकी रिएक्शन आपको करनी है किसके साथ भाई? ब्रोमीन वाटर के साथ। तो जब फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तीनों ही पोजीशन पे क्या होता है? ये जितनी भी पोजीशन होती है ऑर्थो पैरा, इन पे क्या आ जाता है भाई? ये ब्रोमीन ग्रुप आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बन जाएगा, जो ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होता है? ये वाला होता है। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है भाई? ये होता है। अगर इसका नोमेनक्लेचर करें तो ये क्या बन जाएगा? देखो ये तो फिनोल ही है, ये रिंग तो क्या होती है? फिनोल होती है। सेकंड और फोर्थ और सिक्स पोजीशन पे क्या लगा है? ब्रोमीन ग्रुप। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा भाई? 2 4 6, दैट पोजीशन इज 2 4 6, और क्या आ जाएगा? ट्राई ब्रोमो, क्योंकि 3 पोजीशन पे लगा है, तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। तो अब हम यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आपको आंसर दिया है। तो देखो फर्स्ट में तो है नहीं, ये आएगा नहीं। सेकंड भी नहीं आएगा। फिर देखो थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा अभी? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन रिएक्शन, यहाँ पर देखो ये रिएक्शन दी हुई है, और यहाँ पर इसकी रिएक्शन आपको डाइबल H के साथ करानी है, और यहाँ पर ए प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। देखो ये क्वेश्चन जो HTET PGT केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ था वहाँ पर भी ये शायद 2 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, और ये और भी एग्जाम्स में आया हुआ है कि डाइबल H के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? ये क्या होता है भाई? ये सिलेक्टिव रिएजेंट होता है, ये डबल बॉन्ड को इंटैक्ट रखता है, यानी कि डबल बॉन्ड पे कुछ भी नहीं होगा। और जो बाकी है, यानी कि ये जो एस्टर ग्रुप लगा है, देखो यहाँ पर ये क्या है? COCH3 एस्टर ग्रुप होता है। तो यानी कि ये जो डाइबल H होता है ये क्या करता है? इस एस्टर ग्रुप को अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, और जो डबल बॉन्ड होता है वो इंटैक्ट रहता है। तो यहाँ पर देख लो ये फर्स्ट ऑप्शन तो कट हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसने डबल बॉन्ड को ही कर दिया, और यहाँ पर ये थर्ड भी कट हो जाएगा। अब बचा सेकंड और फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन में देखो इसने डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी, और यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट कर दिया? CHO में। तो ऐसा भी नहीं होता है। तो एक ही आंसर बचा है, इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जो डबल बॉन्ड है वो इंटैक्ट रहा है, और यहाँ पर ये जो एस्टर ग्रुप होता है ये किस में कन्वर्ट हो गया है? अभी प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉर्म्स द मेटा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर देखो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, और इन चारों ऑप्शन में से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मेटा सब्स्टिट्यूशन को कौन फेवर करेगा, यानी कि मेजर प्रोडक्ट बनाएगा मेटा सब्स्टिट्यूशन वाला। तो देखो अगर रिंग के ऊपर कोई ऐसे ग्रुप्स लगे हैं जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं रिंग में, तो यानी कि वो क्या करते हैं? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। अगर कोई बेसिकली एक तरह से ऐसा ग्रुप लगा है जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, यानी कि रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कहाँ से जाती है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन से जाती है, यानी कि मेटा पोजीशन क्या रहती है? इंटैक्ट रहती है। तो देखो यहाँ पर जब आप ये देखोगे तो फर्स्ट वाले में क्या है? NH। तो आपको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होगी भाई? इंक्रीज होगी। अब उसने तो क्या पूछा था? तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ पे अटैक करेगा? जहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो यानी कि ये कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा? ऑर्थो या फिर पैरा? तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। नेक्स्ट वाले में देखो ये क्लोरोबेंजीन दिया है, तो क्लोरोबेंजीन में भी क्या होता है? इसके पास भी देखो क्या होता है? ये इस तरह से होता है। तो ये भी यहाँ पर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस तरह से सर्कुलेट करेगा, तो यहाँ पर भी क्या है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही इफेक्ट पड़ता है। थर्ड देखो ये क्या करता है यहाँ पर? ये क्या करेगा? इस पोजीशन से इनसे क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले लेता है, तो यानी कि जो इंटैक्ट रहती है वो क्या रहती है? अभी कौन सी पोजीशन रहती है? वो मेटा पोजीशन रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अभी ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। यही क्या करेगा यहाँ पर? मेजर प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, ये देखो आपको यहाँ पर क्या करना है? फाइनल प्रोडक्ट बीफ आइडेंटिफाई करना है, क्या बनेगा?
यहाँ पर आपको एक कंपाउंड दिया है जिस पे साइनो ग्रुप भी लगा है और ये एसिटाइल ग्रुप भी लगा है जिसका आप क्या कर रहे हो, रिडक्शन कर रहे हो। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या होता है भई, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये साइनो ग्रुप को भी रिड्यूस कर देगा और यहाँ पर ये जो एसिटाइल ग्रुप होता है इसको भी रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बन जाएगा यानी कि जो पहले ए बनेगा आफ्टर रिडक्शन वो क्या बन जाएगा, जो साइनो ग्रुप होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसको कन्वर्ट कर देता है CH2NH2 में। किस में कन्वर्ट कर देता है भई, CH2NH2 में। ये अमीन ग्रुप आ गया यहाँ पर। और ये वाला जो ग्रुप रहता है ये इसको किस में कन्वर्ट करता है, देखो यहाँ पर जब इसका रिडक्शन होता है तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो बनाएगा ये क्या है, देखो C डबल बॉन्ड O, ये इस तरह से होगा CH3। तो यहाँ पर ये CH3 है, ये तो एज इट इज रहेगा। अब रिडक्शन है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ होगा, यानी कि ये वाला बॉन्ड ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये CHOH। तो यानी कि आफ्टर रिडक्शन क्या बन गया है भाई, ये वाला प्रोडक्ट बन गया है A। अब ये जो प्रोडक्ट बना है इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करनी है, सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl यानी कि नाइट्रस मिक्सचर के साथ करनी है, NaNO2 के साथ। तो ये क्या करता है भाई, यहाँ पर ये जो NH2 ग्रुप होता है इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, डाइजोनियम क्लोराइड में। क्या करता है भाई, यहाँ पर ये डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर ये जो NH2 ग्रुप है ये क्या बना लेगा, यहाँ पर देखो ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमीनी रिएक्शन करते हैं ना, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर देखो CH2, और ये जो NH2 है यहाँ पर ये क्या बन जाएगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये वाला जो ग्रुप है CH3 ये क्या है, एज इट इज रहेगा। अब फिर क्या होगा, यहाँ पर देखो HCl है। HCl का मतलब क्या है कि यहाँ पर एसिड प्रेजेंट है, तो जब हम HCl के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर CH2, और यहाँ पर ये जो N2 है ये N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, ये N2 की फॉर्म में क्या होता है, यानी कि एज ए गैसियस प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है, और हाइड्रोजन यानी कि HCl बाहर निकल जाता है, ये वाला जो क्लोरीन है। और यहाँ पर ये क्या आ जाता है भाई, इसके प्लेस पे ये OH ग्रुप आ जाता है, यानी कि यहाँ पर ये क्या बन गया, अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। और ये नीचे वाला पार्ट तो सेम एज इट इज ही है, CHOH, और यहाँ पर ये क्या है CH3। तो ये क्या हो गई, यहाँ पर देखो रिएक्शन हो गई। तो यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा, अब देखो यहाँ पर आइडेंटिफाई करो कौन सा बनेगा। तो इसमें तो देखो ऊपर आपको सिर्फ OH दिया है, तो सिर्फ OH तो आता नहीं है, ऊपर क्या आ रहा था, CH2OH आ रहा था, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन देखो यहाँ पर CH2OH दिया है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ऊपर वाला पार्ट तो करेक्ट दिया है, और नीचे देखो आपको क्या मिल रहा था, CHOH और CH3, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। एक बार बाकी ऑप्शन भी देख लो, इसमें क्या किया उसने, CH2OH यहाँ पे ऊपर साइनो ग्रुप का तो बन गया, बट COCH3 एज इट इज है, तो ये तो रॉन्ग है। और फिर लास्ट ऑप्शन देखो यहाँ पर सिर्फ क्या दे दिया, फिनॉल दे दिया, नीचे वाला पार्ट ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा भाई वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। देखो ये तो मैंने आपको कई बार बताया है कि SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी के ऑर्डर बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो HTET का एग्जाम होता है, HTET PGT केमिस्ट्री का जो एग्जाम होता है, वहाँ पर तो ये क्वेश्चन 101% हर साल, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर देख लेना, हर साल आपको एक एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलता है। तो ऐसे कंपाउंड जो SN1 मैकेनिज्म को फेवर करते हैं, उसमें हम कैसे चेक करते हैं SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी से चेक करते हैं। कैसे भाई, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी से। और कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी आपको पता है क्या होती है, टर्शरी कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो बस अब आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, कार्बोकटाइन फॉर्मेशन कर लो और स्टेबिलिटी का ऑर्डर बना दो। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, ये क्लोरीन यहाँ से जाएगा तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। अब इस वाले पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इट मीन्स ये कैसा कार्बोकटाइन है, सेकेंडरी, क्योंकि देखो ये वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, ये बताया है मैंने, कई बार डिस्कस किया है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या होते हैं। इस वाले कंपाउंड में क्या होगा, जो बॉन्ड है वो यहाँ से ब्रेक होगा, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखो इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इट मीन्स ये कैसा कार्बोकटाइन है, टर्शरी। और इस वाले कंपाउंड में देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये भी देखो इस वाले कार्बन के पास भी एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ये कैसा बनेगा, टर्शरी कार्बोकटाइन। तो देखो ये तो लीस्ट स्टेबल बनेगा, ये तो कंफर्म है। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि सेकेंडरी कार्बोकटाइन तो हो गया, लीस्ट स्टेबल होगा, तो यानी कि लीस्ट स्टेबल का मतलब क्या है कि सबसे लास्ट में आएगा। तो अब ये देख लो फर्स्ट आपको कौन कौन से ऑप्शन में लास्ट में दिया है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन कट हो जाएगा क्योंकि इसमें लास्ट में आपको सेकंड ऑप्शन दिया है, यानी कि ये वाला कंपाउंड दिया है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो यानी कि इन तीनों ऑप्शन में से आएगा। अब बाकी चेक करो, अब बचा क्या, ये भी टर्शरी है और ये भी टर्शरी है, तो इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये फिनाइल का रिंग लगी है। ठीक है, तो फिनाइल रिंग में क्या होता है, ये क्या करेगा, यहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से क्या करेगा, ये ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, और जो जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यानी कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कार्बोकटाइन बनाएगा वो कौन बनाएगा,
थर्ड कंपाउंड बनाएगा। तो अब चेक कर लो थर्ड वाला आपको कौन से ऑप्शन में दिया है। तो थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा आपको दिया ऑप्शन नंबर 3 में। फिर इसके बाद क्या आएगा, ये वाला आएगा, ये भी टर्शरी है, बट यहाँ पर क्या है, कोई इतने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे, यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बन जाएंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फिनाइल रिंग। और फर्स्ट वाला तो क्या था, लीस्ट स्टेबल था, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द रिएक्शन गिवन बिलो। यहाँ पर देखो आपको एक रिएक्शन दी है ये, और इसकी रिएक्शन आप कर रहे हो किसके साथ, HBr हैलोजन एसिड के साथ, और किसकी प्रेजेंस में, परऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो देखो यहाँ पर आपको ये तो पता चल गया होगा कि मार्कोनिक या फिर एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो होगा, बट अब यहाँ पर क्या है, परऑक्साइड है, और हमने पढ़ा है कि HBr प्लस परऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है, तो वहाँ पर कौन सा रूल लगता है अभी, एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होता है। तो एंटी मार्कोनिक रूल क्या कहता है भाई, कि जो भी नेगेटिव पार्ट होता है, ठीक है, जो भी नेगेटिव पार्ट होता है गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज द हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि जिसके पास क्या होता है, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में से जिस भी कार्बन के पास क्या होता है, हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होते हैं, उसके पास ये नेगेटिव पार्ट जाता है अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक रूल, एंटी मार्कोनिक रूल। तो यहाँ पर देखो इस वाले कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस वाले कार्बन के पास क्या है, एक हाइड्रोजन है। इट मीन्स यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो हाइड्रोजन होगा वो इस वाले कार्बन के पास जाएगा। तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट बनाते हैं कि क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH, और ये H तो ऐसे ही है, और यहाँ पर इस वाले कार्बन के पास क्या आ गया, देखो ब्रोमीन आ गया, और फिर यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर इस वाले कार्बन के पास क्या जाएगा, पॉजिटिव पार्ट। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, CH, और फिर ये क्या है, CH3, और ये यहाँ पर बन गया CH2 CH3। तो ये तो बन गया यहाँ पर प्रोडक्ट। अब उसने क्या पूछा है आगे, देखो क्वेश्चन में, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स फॉर द प्रोडक्ट इज। यहाँ पर अब नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बताने हैं आपको, पॉसिबल कितने पॉसिबल है। तो देखो स्टीरियो आइसोमर देखने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर कायरल सेंटर चेक करने पड़ेंगे। कायरल सेंटर का मतलब क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन, ऐसा कार्बन जिसके ऊपर क्या हो, चारों ग्रुप्स क्या हो भाई, डिफरेंट हो। तो देखो जब ये आप चेक करोगे तो ये वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन पे चेक करो, देखो चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। ये इधर मिथाइल है, इधर ब्रोमीन है, इधर हाइड्रोजन है, और इधर क्या है, ये पूरा पार्ट है। तो ये वाला कार्बन भी क्या है भी, देखो कायरल सेंटर है। फिर इस वाले कार्बन को चेक करो, देखो इधर क्या है, हाइड्रोजन है, इधर क्या है, ये मिथाइल है, और इधर क्या है, ये पूरा का पूरा इथाइल पार्ट है, और इधर ये वाला पार्ट है, अल्काइल पार्ट है। तो देखो ये वाला कार्बन भी क्या है भाई, यहाँ पर एसिमेट्रिक कार्बन बन गया। तो यानी कि यहाँ पर ये कितने कायरल सेंटर बन गए, कितने एसिमेट्रिक सेंटर है यहाँ पर, 2। तो स्टीरियो आइसोमर्स हम कैसे चेक करते हैं, 2 की पावर 2, तो यानी कि यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा इसका। ये चेक करने का वो होता है कि जितने भी कायरल सेंटर होते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं भाई, 2 raised to power n लिखते हैं। तो यानी कि यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज स्पीशीज विल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट रेडली। अब यहाँ पर ये पूछा है, ये कुछ ऑप्शंस दिए हैं आपको, 4 कंपाउंड्स दिए हैं, और इन चारों कंपाउंड में से ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन शो करेगा, जब कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा और वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। देखो न्यूक्लियोफाइल कोई कब आ सकता है, कोई बाहर से आके कब किसी को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, जब कोई स्ट्रॉन्ग आएगा और वीक वाले को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो और अब यहाँ पर वीक वाले को कौन रिप्लेस करेगा, जहां पर क्या हो रहा होगा भाई, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करा रहा होगा, कम करा रहा होगा। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन देखो, आपको ये चीज समझ में आएगी, यानी कि रिंग के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, जैसे मान लो ये NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है। तो देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी, जैसे मान लो ये क्लोरीन लगा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर कोई भी इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, और ये क्या कर रहा है, नाइट्रो ग्रुप यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर रहा है, यानी कि ये वीक है ऑलरेडी, और ये इसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग पे से पुल कर रहा है। अब ये पुल करेगा तो यानी कि यहाँ से इसके सब्स्टिट्यूशन को क्या कर देगा, और इजी बना देगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर रिंग के ऊपर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे, वो उतना ही ज़्यादा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब इसको अपोजिट समझ के देखो, अगर रिंग के ऊपर क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, तो मिथाइल ग्रुप कैसा होता है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये क्या करता है, रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, इसका मतलब यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करना क्या हो जाएगा, उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा।
अब जब बॉन्ड को ब्रेक करना ही डिफ़िकल्ट हो गया, तो यानी कि बाहर से कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं आ सकता और इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता, यानी कि डिफ़िकल्टी होगी उसमें। तो अब यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर जो ये 3 दिया है, 4 दिया है, ये तो आएगा नहीं आंसर, ठीक है? इसका तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो चेक करना है, इन दोनों में से ही आंसर आएगा। तो देखो इस वाले कंपाउंड में तो क्या है, 3-3 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं और तीनों नाइट्रो ग्रुप कैसे, मतलब नाइट्रो ग्रुप कैसे होते हैं भई, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, ईज़िली होगा और ये सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है। और ये वाला, इस वाले कंपाउंड में देखो क्या है, 3-3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, यानी कि ये क्या कर रहे होंगे, रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा वो क्या आ जाएगा भई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफॉर्म इज़ ऑलवेज़ केप्ट इन डार्क ब्राउन बॉटल्स, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म। ये बोला है कि जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, उसे हम कहाँ रखते हैं, हमेशा डार्क बॉटल्स में रखते हैं। इसका रीज़न क्या दिया है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है एयर में प्रेजेंट, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, साथ ये रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करके क्या कंपाउंड बना लेता है। तो ये जस्ट अभी हमने लास्ट वीडियोस में ही डिस्कस किया था। ये आई थिंक जो हमने टीजीटी वाले पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन था और एक हमने पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स की प्रैक्टिस सेट किया था पॉलीहेलोजन कंपाउंड का, उसमें भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो क्लोरोफॉर्म जो रिएक्शन करता है, क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीडेशन होता है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है भाई, CH ये क्या है, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म होता है और जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, तो ये एयर में जो प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन, उसके साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर ये क्या करता है, COCl2 बना लेता है। फॉस्जीन गैस होती है ये और प्लस में यहाँ पर क्या होता है, HCl निकल जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर 4 COCl2। इस कंपाउंड का नाम क्या है, फॉस्जीन। और ये फॉस्जीन क्या होती है भाई, बहुत ही पॉइजनस गैस होती है, ठीक है? तो इसलिए ये क्या करता है, डायरेक्ट इसलिए हम इसको क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं किसके अंदर, डार्क ब्राउन बोटल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। देखो इस क्वेश्चन में भी क्या करना है आपको, फाइनल प्रोडक्ट बी आइडेंटिफाई करना है और इस क्वेश्चन में भी ये स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है, यानी कि पहले आपको ओजोनोलिसिस करना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जिंक और ये वाटर के साथ रिएक्शन करानी है, फिर ये क्या करना है, यहाँ पर ये इसके साथ ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ रिएक्शन कर रहे हो, एक्सेस में ग्रिग्नार्ड रेजेंट है, तो ये किस तरह से फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, फिर इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस आपको एक होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा, जो आप खुद ट्राई करना और उसके आंसर को आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है? तो देखो ये इसमें क्या है, यहाँ पर ये कंपाउंड ये है, सी ये एक रिंग दी हुई है और ये क्या है, यहाँ पर ये मिथाइलिन। अगर ये इतना पार्ट होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइलिन क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर ये क्या ग्रुप लगा है, ये देखो COCH3, ये एसीटेट ग्रुप लगा है। अब देखो इसका क्या करना है, आपको ओजोनोलिसिस करना है। O3 के साथ क्या होता है, ओजोनोलिसिस होता है। तो इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखना। ओजोनोलिसिस बेसिकली होता कैसे है, जो भी डबल बॉन्डेड कार्बन होता है, देखो जैसे मान लो ये है, अगर आप इसका ओजोनोलिसिस करते हो, इसमें O3 ऐड करते हो, तो कैसे करते हो, ये O3 को यानी कि इस तरह से यहाँ पर क्या करते हो, ये इस तरह से बना देते हो। ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसके सराउंडिंग में एक ऑक्सीजन ऊपर और ये 2 इस तरह से नीचे होती है। तो यहाँ पर भी देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड है। तो इसके सराउंडिंग ऐसे ही फॉर्मेशन कर दो। तो यहाँ पर देखो ये क्या बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा यहाँ पर। ये जो बनेगा, ये देखो ये वाला कार्बन, ठीक है? और यहाँ पर ये वाला कार्बन और यहाँ पे इसके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन ही है। एक ऑक्सीजन ये इधर इस साइड आ जाएगी और इस तरह से यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। तो ये कंपाउंड यहाँ पर देखो इस तरह से बन गया है। ये कंपाउंड बन जाएगा ना। अब देखो यहाँ पर ये जो नीचे है COCH3, यानी कि जो एस्टर वाला पार्ट है, ये तो क्या है, एज इट इज रहेगा, एसीटेट पार्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ओजोनोलिसिस में फिर आप क्या करते हो कि यहाँ से ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर देते हो और यहाँ से ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर देते हो। तो यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा ओजोनोलिसिस के बाद, वो देखो क्या बन जाएगा, ये रिंग हो गई, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। इसके ऊपर क्या, देखो ये बॉन्ड ब्रेक करने की वजह से एक बॉन्ड इधर से और एक बॉन्ड इधर से ब्रेक हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, C, ये वाला कार्बन यानी कि डबल बॉन्ड। तो इस तरह से आ गया ये। और यहाँ पर ये साथ में ये क्या है, देखो HCHO एलिमिनेट हो जाएगा, HCHO। जो मेन प्रोडक्ट है वो तो ये है, ये साइड प्रोडक्ट है HCHO। और यहाँ पर ये क्या है, एस्टर ग्रुप एज इट इज लगा है। अब क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में ये तो जो ए प्रोडक्ट बनना था, यानी कि ओजोनोलिसिस करने के बाद ये वो बन गया। ये क्या आया, यहाँ पर देखो ए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है जो ओजोनोलिसिस के बाद बनना था। अब ये जो ए बना है, इसकी रिएक्शन आपको फर्दर करनी है किसके साथ, एस्टर ये ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ करनी है। और ग्रिग्नार्ड रेजेंट भी क्या है, एक्सेस में है। CH3MgBr आपको ये ग्रिग्नार्ड रेजेंट दिया है। देखो मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा अच्छे से बनाती हूँ ताकि ये ग्रिग्नार्ड रेजेंट का अटैक आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है? तो देखो यहाँ पर ये क्या है, ये तो डबल बॉन्ड था, यहाँ पर ये इस तरह से मैं लिख देती हूँ इसे, C डबल बॉन्ड O और ये क्या है, OCH3।
ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये ए प्रोडक्ट है, ये क्या है, ए प्रोडक्ट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, देखो CH3MgBr। आपको पता है मैग्नीशियम पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दैट कार्बन इज स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो अल्काइल पार्ट होता है, इसके ऊपर क्या आता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में नेगेटिव चार्ज आता है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये इसके ऊपर ये ऑक्सीजन क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव, और ये वाला जो कार्बन है ये कैसा सेंटर बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा। इस कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब देखो क्या होता है, ये जो MgBr वाला यानी कि पॉजिटिव पार्ट होता है ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ, जब हम रिएक्शन करते हैं, ये उस वाले सेंटर के साथ चला जाता है, उस वाले एटम के पास जाता है जहाँ पर क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। अब यहाँ पर ये जो अल्काइल पार्ट है, इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन कैसा है, देखो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। तो यानी कि ये जो है, ये तो इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये जो MgBr है ये यहाँ आएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा अच्छे से। तो देखो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बन जाएगा, देखो क्या बनेगा यहाँ पर, ये इस तरह से बन जाएगा। ये जो रिंग है, रिंग के ऊपर ये डबल बॉन्ड तो एज इट इज, फिर यहाँ पर ये C, इस वाले कार्बन के पास क्या है, ये अल्काइल पार्ट आएगा CH3। और इस वाले ऑक्सीजन के पास क्या है, यहाँ पर देखो ये OMgBr, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी था, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो ये OMgBr, और यहाँ पर ये क्या है, OCH3। तो ये बन गया यहाँ पर। अब देखो उसने क्या बोला है, एक्सेस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना है। तो जब भी एस्टर होते हैं, अगर एक्सेस में यूज करना है, तो इसका मतलब क्या है, वो 2 मोल्स यूज करेगा, किसके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यूज करेगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड यहाँ पर स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से देखो, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से इस तरह से और ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है क्या बन जाएगा, देखो ये डबल बॉन्ड ये तो एज इट इज रह जाएगा। और यहाँ पर ये क्या है, ये इस तरह से यहाँ पर ये वाला बॉन्ड क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर गई है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ये एज इट इज आ जाएगी। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो ये CH3 OMgBr ये पूरा एलिमिनेट हो गया है। यहाँ पर इस वाले कार्बन ने क्या किया है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वापस से बना लिया, और ये CH3 एज इट इज आ गया। ये अल्काइल पार्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया था। अब देखो ये जो बना है ये कार्बोनिल सेंटर है, और आपको पता है कार्बोनिल सेंटर क्या करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है। तो यानी कि ये फिर से एक और मोल के साथ, तभी तो एक्सेस लिखा था, ये फिर से क्या करेगा, एक और मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, CH3MgBr। यहाँ पर क्या है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये फिर से इधर ये नेगेटिव चार्ज, और ये वाला कार्बन क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा। तो सेम फिर से वही रिएक्शन होगी, यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा, और इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे ये अल्काइल पार्ट आएगा जो कि नेगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा भाई, ये डबल बॉन्ड तो एज इट इज है, और फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा इस तरह से। ये क्या आ जाएगा, CH3, एक तो CH3 ऑलरेडी था, और एक और ये अटैक करने की वजह से आ गया, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, OMgBr। अब क्या करना है, यहाँ पर देखो हाइड्रोलिसिस कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाइड्रोलिसिस। और सेम देखो एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो ऊपर वाला कार्बन है ये भी तो कार्बोनिल कार्बन है, यानी कि ये भी यहाँ पर क्या करेगा, ये भी यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि एक्सेस में है ना। तो यहाँ पर देखो इसके साथ भी जब ये रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ओ ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो ये वाला कार्बन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा, और ये वाला ये जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है ये इस पे क्या आएगा, OMgBr आएगा, और इस वाले पार्ट पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, और ये पूरा पार्ट क्या है, एज इट इज सेम आ जाएगा, CH3 OMgBr। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फाइनल स्टेप में हाइड्रोलिसिस करेंगे, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि ये पूरा क्या है, H2O, हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस करने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, MgOHBr, ये तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। MgBr था, और H पॉजिटिव OH नेगेटिव वाटर ये होता है ना, तो ये जो OH है ये इसके साथ बाहर चला गया, और यहाँ पर इस MgBr के प्लेस पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट क्या बन गया, OH, और ये CH3 तो ऑलरेडी था। सेम ऐसे ही इस वाले कार्बन के पास ये CH3 और ये इधर CH3, और फिर यहाँ पर ये क्या है, ये MgBr एलिमिनेट हुआ है, ये क्या बन गया, OH। तो ये क्या बना है यहाँ पर देखो, जो आपसे पूछा था ना बी क्या है, फाइनल प्रोडक्ट, ये क्या बना है हमारे पास, फाइनल प्रोडक्ट बना है। तो अब इसका राइट आंसर देखते हैं कि क्या आएगा। तो देखो इसका जो हम ऑप्शंस को चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन में आपको दिया है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में देखो ऊपर तो CH3OH दे दिया, यानी कि ऊपर वाला तो ठीक दिया है, बट ये जो नीचे वाला प्रोडक्ट दिया है एस्टर, ये एज इट इज है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन देखो, इसमें आपको क्या दिया है, यहाँ पर देखो 2 मिथाइल पार्ट आएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड O इस तरह से था ना, तो यहाँ पर ये 2 डबल ऑक्सीजन है, तो यानी कि 2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होंगे, 2 मोल्स, और 2 अल्काइल पार्ट इंट्रोड्यूस होंगे। तो इसमें तो एक ही दे रखा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा।
फिर देखो थर्ड ऑप्शन में आपको क्या दिया है, ऊपर CH2OH आ गया, ये तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि ऊपर तो डबल बॉन्ड ओ ये बन रहा था ना कार्बन के साथ रिंग के साथ ये बन रहा था, तो यहाँ पर भी क्या आना था CH3OH आना था। तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अभी देखो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, जिसमें देखो आपको क्या दिया है यहाँ पर देखो 2 अल्काइल पार्ट दिए हैं, 1 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप दिया है और ऊपर वाले कार्बन पे भी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बना मतलब करेक्ट प्रोडक्ट बना है, OH भी है और मिथाइल पार्ट भी है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है क्योंकि हमने डिटेल में सॉल्यूशन को डिस्कस किया है। अच्छे से एक-एक क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया है, इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है। और ये वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करना। ये जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, ये उसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। और इस वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है उसने कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनेंगे फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। ये आपको देखो 3 ऑप्शंस दिए हैं और फिर इसका फाइनल जो ऑप्शन बनेगा, वो यहाँ से आपको चूज़ करना है कि कौन-सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। और फिर अगर ये सॉल्व नहीं होता है, तो फिर इसको हम नेक्स्ट पार्ट में इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चंस के साथ।